नॉक्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है बॉस, ये वही है ना? यूलिकेन कहता है, मुझे लगता है, और क्या मिला? नॉक्स कहता है, पार्डन। यूलिकेन कहता है, तुम कह रहे हो कि मैडी बॉर्डर के पास रहती थी और जब उस जगह को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था तब उसे वहाँ से निकाल दिया गया। तो फिर उसके बाद और फार्म पर काम शुरू करने के बीच क्या हुआ? नॉक्स कहता है, वेल, मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यूलिकेन कहता है, क्या? नॉक्स कहता है, बॉस, मेरा मतलब योर हाइनेस, मैं कह रहा हूँ कि मैं यूजुअली इन काम में बहुत अच्छा हूँ। भागे हुए लोगों को ट्रैक करना मेरी स्पेशलिटी है। अगर मैं उनका ट्रेल फॉलो करूँ तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा उनके बारे में सब कुछ पता कर लेता हूँ, बिलीव मी। लेकिन मैडी के केस में नहीं। यूलिकेन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? उसका कोई पास्ट ही कैसे नहीं हो सकता? नॉक्स कहता है, ऐसा लगता है जैसे वो सीधा आसमान से गिर गई हो। एक्चुअली मैं उसकी ये फ़ोटो भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया था। ये मुझे न्यूज़पेपर देखते वक्त एक्सीडेंटली मिली थी जब मैं सोच रहा था कि शायद किसी मिसिंग चाइल्ड के पेरेंट्स ने उसके लिए ऐड दिया हो। यूलिकेन उस फोटो को देखता है। उसमें होता है एक ब्लैक हेयर वाला बच्चा जो मैडी को देख रहा होता है। यूलिकेन सोचता है, रुको, ये वही पर्सन है जिसने मैडी को किसी अजीब नाम से बुलाया था। मैडी ने कहा था कि 16 साल की एज से पहले की अपनी लाइफ की उसे कोई मेमोरीज नहीं है। अगर उसकी बात सच है तो क्या ये वो पर्सन हो सकता है जो उसे उससे पहले से जानता था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी मैडी के पास्ट के बारे में जानता है। उसे पता होगा कि वो किलिंग के बारे में इतनी ज़्यादा कैसे जानती है, लोगों को धमकियाँ देना और इंटेरोगेट करने में इतनी स्किल्ड कैसे है, और उसे दूसरों से प्यार करना क्यों नहीं आता। और कहता है, नॉक्स, क्या तुम मेरे लिए एक और पर्सन के बारे में पता लगा सकते हो? ये आदमी कुछ टाइम पहले इंपीरियल बॉल में आया था। मुझे उसका नाम नहीं पता लेकिन उसके काले बाल और रेड आइज थी। वो मिड से लेट 20s में था और एम्परर द्वारा प्रदान रूप पहने हुए था। नॉक्स कहता है, क्या ये वही है जिसने मैडी से बात करना स्टार्ट करने की कोशिश की थी? यूलिकेन कहता है, क्या मैडी ने तुम्हें उसके बारे में बताया? नॉक्स कहता है, हाँ, ब्लैक हेयर और रेड आइज और स्नेक के जैसा आदमी। उसने ये भी पूछा था कि मैं उसे जानता हूँ। यूलिकेन सोचता है, लगता है उसे सच में नहीं पता कि वो कौन है। जैसा मैंने सोचा था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उसके पास्ट का ही कोई है। और कहता है, तुम उसे जानते हो? नॉक्स कहता है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की। यूलिकेन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सोचता है, वाकई इसी वजह से नॉक्स खुद को बैक एली फिक्सर के रूप में इस्टेब्लिश कर पाया है। नॉक्स कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो मैडी मुझसे पूछती कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई और मुझे ये सुनाती कि अगर मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर काम करता हूँ तो मैं किसी मशीन से अलग नहीं हूँ। बॉल में अटेंड करने वालों की लिस्ट में ब्लैक हेयर और रेड आइज वाला सिर्फ एक आदमी था। उसका नाम रहमदा बैटलरोज है और वो हाउस बैटलरोज का एल्डेस्ट सन है। वो 29 साल का है। यूलिकेन सोचता है, बैटलरोज तो ये उस औरत का बड़ा भाई है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। कोई ऐसा है जो मैडी के पास्ट के बारे में जानता है और वो मेरी सोच से भी ज़्यादा करीब है। नॉक्स कहता है, सुना है कि उसे जल्दी ही इंपीरियल गार्ड के कैप्टन अपॉइंट किया जा सकता है। वो ये टाइटल पाने वाला सबसे यंग पर्सन होगा। यूलिकेन कहता है, लेकिन हाउस बैटलरोज का एल्डेस्ट सन मैडी को कैसे जानता है? नॉक्स कहता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उन दोनों को कनेक्ट करने वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइसलैंड में स्टडी अब्रॉड जाने के पहले उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। शायद मैडी ओरिजिनली वहीं की है। क्या मुझे थोड़ा और डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है ना? यूलिकेन कहता है, नहीं, इतना काफ़ी है, गुड जॉब, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, थैंक्स। जिसे सुनकर नॉक्स इमोशनल होकर कहता है, किसी ने भी मुझे कभी प्रेज नहीं किया है बॉस, मेरा मतलब जीजा जी। यूलिकेन कहता है, रुको, पहले वो घटिया ड्रेस उतारो और जीजा जी। एनीवे, तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको ध्यान में रखते हुए हम अज्यूम कर सकते हैं कि मैडी को अपनी लाइफ की सिर्फ पिछले 10 साल की यादें हैं। नॉक्स कहता है, हाँ बिल्कुल। यूलिकेन कहता है, क्या वो अपनी मेमोरी लॉस का नाटक कर रही हो सकती है? नॉक्स कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसे कोई रेशनल इंसान आसानी से कर सके। देखो, और इन्फॉर्मेशन बताता है, शुरू में मुझे लगा था कि वो कोई वाइल्ड बोर अंदर आ गया है। वो शेड में घुस गई और रॉ पोटैटो, यम्स और कॉर्न्स खाने लगी। वो बिल्कुल किसी जानवर जैसी लग रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लड़की है।
मैंने उससे पूछा कि वो कितने साल की है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे अंदर लाया, उसे नहलाया और खाना दिया, लेकिन उसे चम्मच तक यूज़ करना नहीं आता था। टेबल पर बैठकर खाना खाना तो दूर की बात है, वो हार्ड वर्किंग थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे भरपूर खाना देता था, फिर भी वो स्टोरेज रूम में चुपके से जाकर खाना चुरा कर खाती थी। इसी वजह से मुझे उसे जाने देना पड़ा और वो तुरंत चली गई। सिर्फ एक बार हमने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब उसने मेरी वाइफ के सामने मैडी नाम बोला था। हाँ, और आज तक हम उस लड़की को मैडी के नाम से ही याद करते हैं। नॉक्स कहता है, अजीब है ना, ऐसी मेमोरीज को फेक करना भी नॉक होता है। और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यूलिकिन कहता है, क्या तुमने डोर नॉक किया था? नॉक्स कहता है, बिल्कुल। यूलिकिन कहता है, अब हम क्या करेंगे? नॉक्स कहता है, काम डाउन बॉस, हमें बस इन पेपर्स को छुपाना होगा, और उन पेपर्स को जला देता है। तभी मैडी पंच मार के डोर तोड़ देती है और कहती है, बेव। जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं और वो कहती है, लो, यहाँ हो तुम? नॉक्स, बेव, तुम दोनों ऑफिस में अकेले क्या कर रहे हो? और नॉक्स को देखते हैं वो बेहोश हो जाता है। यूलिकिन कहता है, ऑफिस, ये तो इन है। मैडी कहती है, हम इस जगह को ऑफिस के रूप में यूज़ करते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे थे? यूलिकिन कहता है, कुछ नहीं। मैडी उसके पास जाके कहती है, तुम यहाँ क्यों हो बेव? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ बेड पर जाना चाहते हो। यूलिकिन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ आ गया। मैडी कहती है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम बस कैजुअली आ जाओ, ये एली के बिल्कुल अंदर है। मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ आने के इरादे से यहीं आए थे। यूलिकिन याद करता है, उसने पूछा था कि इतना अच्छा झूठ बोलने का तुम्हारा सीक्रेट क्या है? मुझे अगले 3 साल तक एक एक्ट मेंटेन करना है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे नेचुरली नहीं होता। मैडी कहती है, वेल, मुझ जैसी जीनियस को मैच करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। मुझे बस उस समय पर यह बिलीव करना होता है कि वो बात सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट कि तुम सच में पहली बार मुझे स्लम में देख के मुझ पर फिदा हो गए थे और अपनी लव ऑफ योर लाइफ से मिले थे, वो पर्सन जिसके लिए तुमने सब कुछ दे दिया। यूलिकिन कहता है, तुम इतनी भी ग्रेट नहीं हो। मैडी कहती है, तुम पर यह भी बात अप्लाई होती है, तुम बस एक रिच नोबल हो और कुछ नहीं। सच बताऊं, अगर तुम्हारे हेयर कलर की वजह से नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम आर्चड्यूक हो। फनी है कि तुम्हारे फीचर्स थोड़े रफ हैं, फिर भी तुम इतने अच्छे दिखते हो। यूलिकिन कहता है, इतनी शार्प आइज़ के साथ मेरे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें अप्रूव नहीं किया होता। मैडी कहती है, ओह, ये बिल्कुल पॉसिबल है। वेल, अच्छा है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं। इसे याद करके यूलिकिन स्माइल करके सोचता है, ये सुनने के बाद मैं पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा, शायद मैं सच में अपना दिमाग खो चुका हूँ। और कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ आने के इरादे से ही आया था। मैडी कहती है, अच्छा, क्यों? यूलिकिन कहता है, मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता था। तुम्हें सिर्फ नॉक्स ही जानता है, इसलिए मैं उससे मिलने आया था। मैंने उससे तुम्हारे बारे में और बताने को कहा। तुम्हें याद है ना, तुमने एग्री किया था कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें कभी अप्रूव नहीं करते। दूर से देखने पर तुम ट्रबल जैसी लगती हो, लेकिन पास से देखो तो तुम सच में एक अच्छी पर्सन लगती हो। शादी से पहले जब मैं अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर जाऊंगा, तब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि उन्हें तुम्हारे बारे में गलत इम्प्रेशन ना हो। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करें। मैडी कहती है, तो नॉक्स ने मेरे बारे में क्या कहा? यूलिकिन कहता है कि तुम्हें पैसे बहुत पसंद हैं और तुम बहुत ज़्यादा पी सकती हो, लेकिन तुम कभी नशे में धुत या वायलेंट नहीं होती। और सोचता है, डैम इट, ये काम नहीं किया। मैडी कहती है, वो गलत नहीं है। जिसने भी उसे मेरे बारे में सिखाया है वो बहुत अच्छा काम किया है। वो कितनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है। यूलिकिन कहता है, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में इस तरह बताने वाला हूँ। मैडी कहती है, क्या? यूलिकिन कहता है, जिस औरत से मैं शादी करने वाला हूँ वो ज़्यादातर लोगों के हिसाब से अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छी है और मुझे ये बहुत पसंद है। जिसे सुन के मैडी ब्लश करने लगती है और कहती है, वाओ। यूलिकिन कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारा नॉक्स के साथ कोई काम था? और सोचता है, श्योरली फिलिप ने उसे सब कुछ नहीं बताया होगा, है ना? चलो ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, शायद रस्सी हटाने से पहले ही वो पकड़ा गया हो। ज़्यादा नर्वस मत हो वरना तुम सस्पिशियस लगोगे, बस रिलैक्स करो। मैडी कहती है, नहीं, मैं तुमसे मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि ये है, और उसे वो लेटर देती है। यूलिकिन कहता है, ये क्या है? मैडी कहती है, ये गोल्डन धागे वाली स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, हाई क्वालिटी मोटे पेपर पर है और
इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। यूलिकेन कहता है ये किसी इनविटेशन जैसा लग रहा है। मैडी कहती है हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसे किसने भेजा है। मैंने इससे पहले ऐसा सील कभी नहीं देखी। क्या तुम्हें ये डिज़ाइन पहचान में आ रहा है? यूलिकेन सोचता है एक फ्लावर। मैंने पहले कभी ऐसा फैमिली क्रेस्ट नहीं देखा और कहता है नहीं, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। मैडी कहती है सही कहा, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या लिखा हो सकता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। यूलिकेन कहता है ये नया है, आमतौर पर तुम इसे खुद ही खोल लेती, बिना इसे खोलने की कोशिश किए इतनी दूर यहाँ क्यों ले आई? मैडी याद करती है यूलिकेन ने कहा था कि मुझे अब से अपने साथ लेके चलना, और कहती है वेल, क्योंकि पिछली बार तुमने कहा था कि हमें साथ जाना चाहिए और तुमने मुझे कहा था कि मैं हर चीज़ खुद से हैंडल ना करूं, बल्कि रिजल्ट देखकर सीधा तुम्हारे पास आऊं। यूलिकेन सोचता है क्या मैंने ऐसा कहा था? ये इतनी बेचैन क्यों लग रही है? और सोचता है ओ अच्छा, ये नॉक्स की वजह से होगा। लगता है वो अभी भी बेहोश है, लेकिन क्या पता वो कब उठ जाए। मैडी सच में एक प्रोफेशनल है और स्माइल करके कहता है मैं इसकी कदर करता हूँ, तो क्या हम इसे साथ में खोल लें? जिसे सुनकर मैडी शॉक्ड हो जाती है और कहती है वो चेहरा बनाना बंद करो, हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है? यूलिकेन कहता है क्या, और सोचता है क्या ये बात नहीं है? नहीं, शायद ये उसके टेस्ट का हिस्सा है। वो देखना चाहती है कि मैं कितनी बारीकी से चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, और उसे पकड़ के कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? काम। इतनी कोल्ड मत बनो। नोबल्स के लिए शादी भले ही बिजनेस का मामला हो, लेकिन हम इस रिश्ते में प्यार के लिए हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैडी। जिसे सुनकर मैडी ब्लश करने लगती है और कहती है अभी तुमने क्या कहा? तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? यूलिकेन कहता है मैडी शांत हो जाओ, तुम उसे उठा दोगी। और वो नॉक्स को देखती है जो तब से बेहोश पड़ा होता है और कहती है ओ मैंने गलत समझ लिया था। एनीवेज मैं इसे खोल रही हूँ, और दोनों लेटर में देखते हैं उसमें होता है 7 बजे तुम्हें अकेले आना होगा। यूलिकेन कहता है ये खतरनाक लग रहा है, वहाँ मत जाना, तुम्हें ऐसे अजीब इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैडी कहती है तुम्हें क्या हो गया है? ये क्लियरली किसी इम्पोर्टेंट इंसान की तरफ से है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। लगता है वो बस ये कंफर्म करना चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप सच्चा है या नहीं, तो मुझे वहाँ जाकर इन अफवाहों को ख़त्म कर देना चाहिए। यूलिकेन कहता है इसी वजह से तो और भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो क्लियरली तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी सोचो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, तो अगर ये कोई ट्रैप हुआ तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। मैडी कहती है बेब तुम कितने डरपोक हो, कुछ भी हो सकता है, चोट लगना ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है। जिसे सुन के यूलिकेन गुस्सा होता है, फिर कहता है मैं मेरी वजह से किसी और इंसान को मरते हुए नहीं देखना चाहता, और सोचता है ये गलत था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे कह रहा हूँ कि वो मत मरे, क्योंकि अगर वो मर गई तो मुझे गिल्ट होगा। और कहता है नहीं, मेरा मतलब है मैडी। मैडी कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं मरने वाली नहीं हूँ, इसलिए तो तुमने मुझसे एंगेजमेंट करने का फैसला किया है। यूलिकेन कहता है तुम सीरियसली किसी ऐसे इंसान का इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाली हो जिसे तुम जानती तक नहीं हो? मैडी कहती है जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तब मुझे पता चल जाएगा कि किसने भेजा है, और अपनी रोब उतार के कहती है मैं तुम्हारे सोने तक तुम्हारे पास रहने का अपना पूरा प्रॉमिस निभाऊंगी, इसलिए अपने बेड पर मेरा पेशेंसली वेट करना। यूलिकेन उसे देख के कहता है तुम्हारा ड्रेस, तुम पूरे टाइम से तैयार थी? मैडी कहती है सिर्फ पेपर देखते ही मुझे समझ आ गया था कि ये किसी नोबल ब्लड वाले इंसान की तरफ से है, इसलिए मैं बिना कपड़े बदले यहाँ अब भागी चली आई। तुम जानते हो ना नोबल्स कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यूलिकेन कहता है मैडी तुम सच में जा रही हो? और वो नॉक्स का कोट पहन के कहती है तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बस जल्दी से घर जाओ, सूरज डूबने के बाद ये जगह काफ़ी ख़राब हो सकती है। यूलिकेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कम से कम मुझे तुम्हें एंट्रेंस तक तो छोड़ने दो। मैडी कहती है आज तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? और यूलिकेन को देखते हैं वो एक पपी बना होता है। मैडी कहती है तुम इतने क्यूट हो बेब, शादी के बाद हम बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, मैं अब जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है।
यूलिकेन कहता है अगर उसने ये सब पहले ही प्लान किया था तो वो आखिर यहाँ आई क्यों। वो ये सब खुद सॉल्व करने के लिए चली गई और मैडी कैरेज में यूलिकेन को याद करके सोचती है वो स्वीट है। वो कहता है कि वो ट्रबल मेकर बनना चाहता है लेकिन गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग के लिए भी सिर्फ अपने पैसे यूज़ करता है और वो हर रात ये सोचने में बिताता है कि सिटी को मैनेज करने के लिए फंड्स कैसे इस्तेमाल करें। अगर उसे आर्चडची के लोगों और अपनी ज़िंदगी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो बिना सोचे लोगों को चूज करेगा। वो बार बार कहता है कि वो जीना चाहता है लेकिन यूलिकेन के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि उसकी वजह से कोई इंसान मर जाए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे ये सताता है कि उसकी किसी हरकत की वजह से बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। भले ही मेरी मेमोरी धुंधली हो लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो अंदर से मुझसे बिल्कुल अलग है। वो क्लियरली भगवान की एक परफेक्ट क्रिएशन है जबकि मैं ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ ऐसी चीज़ों पर विश्वास का कोई वजूद ही नहीं है। मुझे याद है कि मैं हमेशा किसी चीज़ से भाग रही थी और हमेशा किसी दूसरी चीज़ का पीछा कर रही थी। मैं एक इंसान के लिए नफ़रत रखती थी जबकि किसी दूसरे को मिस करती थी और फिर आखिर मैंने सबसे पहली वाली चीज़ को छोड़ दिया। मेरी सबसे पुरानी और सबसे साफ याद ये है कि मैं एक बहुत बड़े फील्ड में खून से भीगी हुई जागी थी। उस वक्त मैंने नीले आसमान की तरफ देखा और बिना मतलब के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई हायर पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। शायद इसी वजह से उस वक्त मुझे कभी कभी ड्रीम्स आते थे। अपने ड्रीम्स में मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां भगवान ने जिन लोगों को छोड़ दिया था वो सब इकट्ठा हुए थे। ऐसे लोग जो अब भगवान पर बिलीव नहीं करते थे। वो चुपचाप इंतज़ार करते थे खामोशी से मौत की तमन्ना करते हुए और बार बार मौत से गुजरते हुए एक गर्म लाइट सामने आती थी। कोई वाइट बालों वाला कहता है मैडी अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गई तो तुम क्या करना चाहती हो। और नरेशन में मैडी बताती है एक ऐसी लाइट जो ब्लू स्काई से भी ज़्यादा ब्राइट और वार्म थी, मुझे मौत से जगा देती थी। क्या वो भगवान हो सकता था? नहीं, अगर भगवान सच में एग्जिस्ट करता तो दुनिया इतनी क्रूल और अनफेयर नहीं होती। या शायद मैं पहले से ही उस पनिशमेंट को झेल रही हूँ जो मुझे दी गई है। वही ड्रीम बार बार देखने के बाद मुझे समझ आया कि मैं उस जगह से आई हूँ। मैं उस ना ख़त्म होने वाले अंधेरे के गड्ढे से आई हूँ जहाँ कोई ग्रेटर पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा मेरे उस बिलीव को प्रूव करने के लिए ही चाहे मैंने कितनी भी पॉइजनस हर्ब निगल ली हो या मरने की कितनी भी कोशिश की हो, मेरी बॉडी ने सिंपली मना कर दिया। एक ऐसी एंटिटी जिसे किसी ने किसी पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए चाहा और बनाया था। मेरा मतलब एक नॉन ह्यूमन बीइंग। मेरा ये बॉडी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। क्या इसका मतलब है कि मेरे ड्रीम वाला इंसान ने मुझे ऐसा बनाया है और मेरी सारी मेमोरीज मिटा दी? 10 साल से ज़्यादा वक्त तक मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ पक्की है, जिस इंसान ने मुझे सबसे पहले मैडी कहा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर मैडी उस पार्टी में जा रही होती है। गेट कीपर कहता है अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास इन्विटेशन होना ज़रूरी है। मैडी कहती है मुझे इन्विटेशन मिला था लेकिन मेरे लवर ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। वो नहीं चाहता कि मैं उसके बिना ऐसे इवेंट में जाऊं। होस्ट से जाकर पूछो कि क्या हमें मैडी को अंदर आने देना चाहिए। गेटकीपर कहता है मैडी, और दोनों हंसते हुए कहते हैं तुम्हें लगता है तुम कौन हो जो ऐसी जगह पर आ रही हो, तुम घटिया कीड़ी। और उसे पीछे धक्का देते हुए कहता है ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैडी कहती है ओ माय कितने रूड हो तुम। क्या तुम सीरियसली एक इन्वाइटेड गेस्ट को ऐसे भेज दोगे? तुम अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो? वो गार्ड चिल्ला के कहता है भागो यहाँ से, बिना किसी सर्वेंट या चैपरोने के अकेले यहाँ आना तुम्हारी स्टेटस के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ एक्सपेंसिव कपड़े पहन लेने से तुम स्पेशल बन जाती हो? तुम सिर्फ एक कीड़ा हो जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। मैडी कहती है बस मेरी ड्रेस देखो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं सच में ऐसी लगती हूँ जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जीती हूँ? तभी वो गार्ड थप्पड़ मारने वाला होता है और कहता है तुम घटिया सी लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है? तभी कोई कहता है इन सब का क्या मतलब है? गेस्ट हो या नहीं, किसी भी इंसान के साथ जो इस तरह से आए उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्लीज अंदर आइए। मैडी कहती है थैंक यू।
वो लेडी कहती है मैंने हंगामा सुना और यहाँ आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गार्ड्स किसी गेस्ट के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैडी कहती है कोई बात नहीं, आखिर ये उनका काम है इस जगह की सिक्योरिटी करना, और ये भी सच है कि मैं बिना इनविटेशन के आई हूँ, इसलिए उनका रेस्पॉन्स सही था। वो लेडी कहती है तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है। मैडी सोचती है लगता है वो लोग सच में इस गैदरिंग को सीक्रेट रखना चाहते हैं। जब भी मैं कहती हूँ कि मेरे पास इनविटेशन नहीं है, सब इतने टेंस हो जाते हैं और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दिखाते हुए कहती है मुझे इनविटेशन मिला था, बस मेरे फियांसे ने मुझे आने से रोकने के लिए उसे फाड़ दिया। वो लेडी कहती है ओह गॉड, वो इतना अग्रेसिव कैसे हो सकता है। ये वाकई हमारी गैदरिंग का इनविटेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे किसने भेजा था। जो कुछ भी तुम्हें झेलना पड़ा उसके लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगती हूँ। मैडी सोचती है जो भी ये लेडी है ये खुद एलिगेंस की मिसाल है। अगली बार जब मुझे किसी नोबल लेडी की तरह बिहेव करना हो तो मुझे इसका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। और अभी कमेंट में बताओ कि ये लेडी कौन है। अगर आपने ये मानवा अच्छे से देखी है तो आप ये लेडी बता सकते हैं कि ये कौन है। वैसे आगे पता ही चल जाएगा कि ये लेडी कौन है। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी प्रेजेंस में कुछ बहुत ही इंटिमिडेटिंग था। भले ही मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही, लेकिन उसके अंदर किसी भी नोबल से अलग एक कमांडिंग ऑरा है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल लगता है। वो लेडी कहती है यहाँ हैं हम। मैडी सोचती है ये लेडीज़ ओनली इवेंट है। हिज हाईनेस को ये सोचकर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। और लेडीज़ कहती हैं ओ माय, आर्चड्यूक रोनेंडेंस की रूमर्ड फियांसे। ओ माय, तुम्हारा मतलब वो कॉमनर, उसमें यहाँ आने की इतनी हिम्मत है। इसे किसने इनवाइट किया। तभी मैडी शार्लोमेट को देख के सोचती है अब एक जाना पहचाना चेहरा दिख गया। कोई हैरानी नहीं है कि ये प्लान कितना ख़राब तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। मुझे फंसाने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन लगता है मैंने उसे सरप्राइज़ कर दिया क्योंकि मैं जल्दी आ गई। एक्चुअली मैं 2 घंटे पहले ही आ गई थी। और कहती है हेवंस, लेडी शार्लोमेट हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप सबसे भी मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। मैं मैडी हूँ, आर्चड्यूक रोनेंडेंस की फियांसे। वो वाइट हेयर वाली लेडी कहती है मैडी, तो तुम हो मैडी, तो वो तुम्हारा वॉयलेंट फियांसे। तभी मैडी कहती है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि वो मुझे अपनी नज़रों से दूर तक नहीं होने देते। तभी लेडी शार्लोमेट टेबल पर स्लैम करके चिल्लाती हैं और कहती हैं कितनी बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हायर स्टैंडिंग वाले इंसान के तुमसे बात करने से पहले बोलने की। और उससे भी बड़ी बात, तुम पार्टी के एंड में आई हो और हंगामा खड़ा करती हो। क्या किसी ने उस औरत को इनवाइट किया था। मैडी सोचती है तुमने ही मुझे इनवाइट किया था, तो फिर कोई और कैसे कर सकता है। शार्लोमेट कहती है देखा, लगता है इनविटेशन गलती से भेज दिया गया था, इसलिए प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहाँ कोई भी आकर शामिल हो जाए। वो वाइट हेयर वाली लेडी कहती है बस करो, जो इंसान ऑलरेडी यहाँ आ चुका है हम उसे वापस नहीं भेज सकते। इस ग्रुप की लीडर और एम्प्रेस होने के नाते मैं उसे हमारे साथ शामिल होने की परमिशन देती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ अब और कोई हंगामा नहीं होगा। तुम मेरे बगल में बैठो। मैडी सोचती है एम्प्रेस, यहाँ इससे मिलने के चांसेस कितने कम थे। अच्छा ऐसा है तो। और कहती है योर मैजेस्टी। एम्प्रेस कहती है यस। मैडी उनका हाथ पकड़ के कहती है अब जब किस्मत ने हमें साथ यहाँ ले ही आया है तो मैं विनम्रता से आर्चड्यूक रोनेंडेंस का हाथ शादी के लिए मांगती हूँ। और सोचती है मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं दे सकती। जिसे सुन के एम्प्रेस कहती है क्या तुम क्या कह रही हो। आर्चड्यूक मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैडी कहती है मुझे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मेरा नाम मैडी है, मैं वही हूँ जिसकी आर्चड्यूक यूलिकियन रोनेंडेंस से इंगेजमेंट हुई है। आप हिज हाइनेस के अंकल की वाइफ और एम्प्रेस दोनों हैं, इसलिए मैं उनसे शादी करने के लिए आपकी परमिशन मांगती हूँ। एम्प्रेस कहती है ओह, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये क्यों कह रही हो, लेकिन अगर मैं परमिशन दे भी दूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हिज मैजेस्टी तुम्हें अप्रूव करेंगे। मैडी कहती है वेल, हम इस बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज़ बैठिए। ऐसा नहीं है कि हम कल ही शादी करने वाले हैं। तभी एक लेडी कहती है तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी बात कितनी बोल्ड है। हर मैजेस्टी से ऐसी बात पूछना हद से ज़्यादा बेशर्मी है। तुम्हारे इंटेंशंस चाहे जो भी हों, हर मैजेस्टी कभी भी ऐसी चीज़ की परमिशन नहीं देंगी। मैडी उस लेडी की हाथ की रिंग नोटिस करके सोचती है ये तो खुद विस्काउंटेस वेरिया हैं।
मैंने सुना है विस्काउंट कॉम्पेन्सवेरिया ने सिर्फ अपनी वाइफ पर विस्काउंटी के 3 साल से लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा खर्च कर दिया है। ये बिल्कुल उतनी ही रकम थी जितनी प्रीमियम रूबी को कमीशन करने में लगती है, जो हाउस रोनेडेंस ने कुछ महीने पहले इंपोर्ट की थी। मुझे यकीन है कि लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका होगा, लेकिन शायद अब उसे इसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से इतनी डिस्कनेक्टेड है कि किसी को तो इसे रियलिटी चेक देना पड़ेगा। और कहती है, ग्रीटिंग विस्काउंटेस वेरिया, आपको क्या लगता है कि हर मजेस्टी इसकी परमिशन नहीं देंगी? आपको सच में लगता है कि हर मजेस्टी इतनी पावरलेस हैं कि उनके पास शादी अप्रूव करने की भी अथॉरिटी नहीं है? विस्काउंटेस कहती है, क्या नहीं, मैं ऐसा घटिया ख्याल कैसे रख सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है योर मैजेस्टी, मैं कभी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करूँगी। वो गलत है। वो छोटी बदतमीज और उसके थप्पड़ मार के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? फिर मैडी साइड में देखती है, सब लेडीज आपस में बातें कर रही होती हैं। शार्लोमेट हंस रही होती। मैडी सोचती है, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा, जैसे मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी। और कहती है, माय लेडी, क्या मैं आपसे प्राइवेट में एक छोटी सी बात कर सकती हूँ? विस्काउंटेस दूसरा थप्पड़ मारने जाते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी बात? तुम बेकार सी स्लम से आई हुई लो बॉर्न लड़की जो मेड बनने के लिए लायक भी नहीं है। मैडी सोचती है, हाँ बस यही, मुझे एक बार और मारो और मैं तुम्हें पूरी तरह जिंदा दफन कर दूंगी। तभी एम्प्रेस कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब क्या कर रही हो? अगर इस यंग लेडी ने मेरे साथ बदतमीजी की है तो उसे पनिश करना मेरा काम है, बस अब काफी है। विस्काउंटेस कहती हैं, बट योर मैजेस्टी। एम्प्रेस कहती है, आज के लिए ये पार्टी यहीं ख़त्म होती है। ये पूरा हंगामा मेरे सर में दर्द कर रहा है। अफसोस है कि हमें पार्टी इतनी जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है, खासकर जब मिस मैडी और बाकी सब यहाँ इतनी दूर से अटेंड करने आई हैं। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट गैदरिंग काउंटेस कैथरीन होस्ट करेंगी, है ना? अगली गैदरिंग से पहले प्लीज़ एक बुक डिसाइड कर लेना और हमें बता देना। कैथरीन कहती है, यस योर मैजेस्टी। मैडी सोचती है, एक बुक तो ये एक बुक क्लब था नहीं, जिस तरह ये गैदरिंग इतनी एक्सक्लूसिव है, ये ज़्यादा एक छोटा प्रेस्टिजियस सोशल सर्कल लग रहा है जिसे एम्प्रेस अपने कॉन्फिडेंट पर नज़र रखने के लिए यूज़ करती है। लेकिन फिर भी मुझे किसी के हाथ में बुक मुश्किल से ही दिख रही है। जो बुक्स मुझे दिख रही हैं वो सिर्फ वो हैं जो सेंटर पीस के तौर पर यूज़ की जा रही हैं, और वो भी वैसे इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं जो वुमेन्स हाई सोसाइटी में एंटर करते वक्त शादी से पहले पढ़ती हैं। एक नज़र में ही पता चल रहा है कि इनमें से ज़्यादातर ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए उनका अब वो बुक्स पढ़ना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। और कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज की बुक किसने चूज़ की थी? क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये बुक स्पेशली मेरे लिए ही चूज़ की गई हो, और अगर किसी के पास इंट्रोडक्टरी एटिक्वेट्स की सफिशिएंट नॉलेज भी हो तो भी ये बुक लाइकली मैनर्स की बाकी मैनुअल्स के साथ फेमिलियर होने के लिए भी यूज़फुल होगी। इसलिए मैं किसी भी रिकमेंडेशन की सच में अप्रिशिएट करूँगी। और सोचती है, नो वंडर उन्हें शांत और रिजर्व कहते हैं, ऐसी टाइप जो हर कीमत पर बहस अवॉइड करती है। क्लियरली वो सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल करना चाहती है ताकि और कोई सीन क्रिएट ना हो। मुझे यकीन है एम्प्रेस को अब समझ आने लगा होगा कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एम्प्रेस कहती है, ये लेडी शार्लोमेट बेटलरोज ने रिकमेंड की थी। मैडी कहती है, ओह अच्छा। और सोचती है, तो इसका मतलब ये छोटी सी टी पार्टी खुद शार्लोमेट ने मेरे लिए प्लान की थी। शार्लोमेट हंसते हुए कहती है, आई सपोज तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मैनर्स के बारे में पहली चीज़ भी नहीं पता। तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाती? ओह प्लीज़, जैसे इसे 100 टाइम्स पढ़ने के बाद कोई डिफरेंस आएगा। मुझे नहीं लगता एक कॉपी इनफ होगी। क्या मैं अपनी वाली भी दे दूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तो कुछ बुक्स उसकी हेल्प करेंगी? उसे शायद पूरी कैरेज भरकर बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसकी कॉमन सेंस की कमी पूरी हो सके। और ये भी देखो, ये स्ट्रीट पर भीख मांगने में कितनी बिजी रहती थी। ओ गॉड, मुझे नहीं लगता कि स्लम्स की एक नीची लड़की कैरेज के बारे में
पहली चीज़ भी जानती होगी। मैरी सोचती है लगता है हाउस बटलरोज जो एम्परर के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट में से एक है वाकई बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ सब लोग उस लड़की जैसे बिहेव करने वाले इंसान से एग्री करने में बिजी हैं। लेकिन फिर भी ये हद से ज़्यादा हो रहा है, खासकर एम्प्रेस के सामने। एम्प्रेस कहती है मैंने काफ़ी सुन लिया, मैं तुम्हें अगली बार फिर इनवाइट करूँगी, फ़िलहाल तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैरी सोचती है नो वे। एम्प्रेस नेचुरली साइलेंट प्रेफर करती हैं, मेरी वजह से हर बार ट्रबल क्रिएट होता है, इसलिए वो मुझे दोबारा कभी इनवाइट नहीं करेंगी। ऐसे वक्त पर दूसरों को प्रवोक करना और हंगामा खड़ा करना ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और कहती है थैंक यू योर मैजेस्टी, मैं आपसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आप मुझे पर्सनली इनवाइट करें। मैं आपकी इनविटेशन का वेट करूँगी। जिसे सुन के एम्प्रेस और सब शॉक्ड हो जाते हैं। सैलोमेट कहती है इतनी, तभी विस्काउंटेस कहती है इतनी इग्नोरेंस की भी एक लिमिट होती है। योर मैजेस्टी, इस अनजान औरत की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। उसके जैसे स्टेटस वाली कॉमनर को इनवाइट करना आपकी रेपुटेशन को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। सैलोमेट कहती है एग्जैक्टली, बस इसे देखिए ये कितनी बेशरम और एरोगेंट है। योर मैजेस्टी के सामने खड़ी है और इसे अपनी औकात का जरा भी एहसास नहीं है। इसके जैसे इंसान का कभी हमारे ग्रुप में शामिल होना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ योर मैजेस्टी, प्लीज़ ऐसा मत होने दीजिए। मैरी सोचती है लगता है तुम लोगों को भी अपनी औकात का कोई आइडिया नहीं है। एम्प्रेस कहती है बस करो, भले ही वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन आर्च ड्यूक से शादी करने के बाद वो एक आर्च डचेस बन जाएगी। तभी कैथरीन कहती है लेडीज़ इतना हार्ड मत हो, ऐसा करते हैं उसे एक सिंपल टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बनने के लायक है, उसके बाद ही उसे इन्वाइट करना ताकि सबके लिए फेयर हो। एम्प्रेस कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, इस तरह अगर वो पास हो जाएगी तो यहाँ किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरा तुम्हारे लिए सवाल है, हर साल इस वक्त मैं ग्रिल प्रिंगलिश खाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने नहीं खाया, ऐसा क्यों? सब लोग कहते हैं ग्रिल्ड प्रिंगलिश, इसका आंसर कैसे किसी को पता हो सकता है? शायद वो इसे खाकर थक गई होंगी। सैलोमेट सोचती है अब ऐसा लगता है कि हर मैजेस्टी शुरू से ही उस सड़ी हुई औरत को यहाँ से निकालने का तरीका ढूंढ रही थी। मैरी सोचती है ऐसा क्या रीज़न है कि अब वो फूड नहीं खाती जो पहले उन्हें पसंद था। ये पर्सनल टेस्ट का मैटर है, इसलिए इसका कोई क्लियर या डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता। इससे ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्रेस ही मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ से निकालना चाहती हैं, लेकिन रियलिटी में उनके सवाल का आंसर बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है।